नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लगता है नवाब मलिक जो कि उद्धव सरकार में मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं, वो अब जो है शाहरुख खान ने उनको प्रवक्ता नियुक्त कर लिया है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एनसीबी की जो कार्रवाई हुई है, जो क्रूज पर छापेमारी हुई और उसमें आर्यन खान को जब से पकड़ा गया तब से नवाब मलिक अपना मंत्रालय का काम छोड़कर सारा ध्यान शाहरुख खान के बेटे पे लगाए हुए हैं कि उसको कौन एनसीबी में क्या पूछताछ हो रही है, क्या वो बता रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बार बार बयान कर रहे हैं। हद तो यह हो गई कि केंद्रीय जांच एजेंसी और इतने ईमानदार अफसर जो कि नशाखोरों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी जान हथेली पे डालकर, जो वो भी करोड़ों रुपए की रिश्वत ठुकराकर, ऐसे ईमानदार अफसरों की इस कार्रवाई पर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी रेड जो है ये फर्जी है। ये फर्जी बताकर उन्होंने कहा इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हद तो यह हुई कि आर्यन खान की इस रेड पर वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जी 3 आदमी तो इन्होंने छोड़ दिए, वो किसके फोन पे छोड़े ये हम जांच कराएंगे पुलिस से। ध्यान होगा, नवाब मलिक वही व्यक्ति है जिन्होंने रिपब्लिक भारत को इसी तरह धमकाते हुए, उनका एक स्टिंग हुआ था और उसमें कह रहे थे सब सेटिंग हो गई है, इसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमने देखा कि इस सेटिंग वर्ड का खुलासा होने के बाद और जिस तरह से उन्होंने रिपब्लिक भारत के लिए कहा कि इसको तो अब भुगतना पड़ेगा, और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से रिपब्लिक भारत के पीछे साजिश रची गई, जिस तरह से रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रची गई, और हमने देखा कि जिस तरह से नवाब मलिक का बयान आया, उसके बाद अर्नब गोस्वामी को जेल हो गई। और इसके पीछे का जो पूरा साजिश करने वाला था वो कौन था, ये बात अभी तक उजागर नहीं हुई है, लेकिन इतना तय था कि नवाब मलिक ने उधर धमकी दी, उधर स्टिंग का खुलासा भी हुआ, उसके बावजूद अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया, उनके कई अधिकारियों को पकड़ा गया। ये बताता है कि नवाब मलिक पुलिस के जरिए किस तरह से लोगों पर दबाव बनाते हैं। और अब उन्होंने धमकी दी कि ये जो एनसीबी के अधिकारी हैं, इनके फोन की जांच हम कराएंगे हमारी पुलिस के द्वारा, और ये पता लगाएंगे कि किस किस के फोन ये समीर वानखेड़े के फोन पर आए थे, अधिकारियों के फोन पर आए थे, किसके कहने पे 3 व्यक्तियों को इन्होंने छोड़ दिया जिन्हों को रेड में पकड़ा था। हालांकि आपको बताएं, एनसीबी ने अपनी सफाई में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एनसीबी के डिप्टी डीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो सामने आए और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमने कुल टोटल जो क्रूज पर छापे मारकर पकड़े थे लोग, वो पकड़े थे 14, जिसमें से हमने 6 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ हमारे पास जिनके पास से ना कोई ड्रग मिली, ना उनके खिलाफ कोई सबूत था, तो 6 लोगों को तो उसी समय तत्काल छोड़ दिया था। जो नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं कि 3 लोगों को छोड़ा गया, वो भी समीर वानखेड़े को किसी बीजेपी के लीडर का फोन आया, किसका फोन आया वो बताएं, जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। इसी पर एनसीबी के जो डिप्टी डीजी हैं उन्होंने बाकायदा बताया 3 नहीं, हमने 6 लोग छोड़े, और वो छोड़े जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। जिनके खिलाफ सबूत हैं ऐसे 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, और जिस रेड को वो फर्जी बता रहे हैं उसी रेड के जो गवाह हमारे पास हैं, वो कुल मिलाकर 9 गवाह हमारे पास हैं, जिसमें से 3 गवाह तो ऐसे हैं जिसको एनसीबी का कोई अधिकारी पहले से जानता ही नहीं है। रेड हुई, वहां मिले और उनको गवाह बनाया गया। इसी तरह जो बाकी गवाह बने हैं वो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उनके पास पुख्ता जानकारी थी, उन्होंने जानकारी साझा की थी, और वो डिटेक्टिव जो है उसमें 3 तो मुसलमान हैं। यानी अगर नवाब मलिक, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इस तरह से ईमानदार समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस बदनामी करने में उद्धव सरकार के एक मंत्री इस तरह से सामने आ जाएं, खुलकर बोलें, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलें कि रेड ही फर्जी है, ये तो नशाखोरों को खुलकर बचाने वाली बात हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है उसके कुछ मंत्री नशाखोरों को बचाने के लिए खुलकर सामने आ गए। अगर आप किसी भी संस्था की किसी भी आप कार्रवाई को ये कह दो कि ये तो फर्जी है, हमें इस पे विश्वास नहीं है,
ये सब गलत हो रहा है। इसका मतलब आपने उस पूरी संस्थान पर सवाल उठा दिया। अब जब वो एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं, जो इस देश में आज की डेट में आपको बताऊं एनसीबी क्या होती है, सुना था किसी ने? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट था, ये लोग थे, लेकिन करोड़ों करोड़ों की जो ड्रग पकड़ी जा रही है 2014 के मोदी सरकार के आने के बाद से ये खेप पकड़ी जा रही है। पकड़ी जाती पहले भी थी, छुटपुट कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को तनख्वाह देनी है, बड़ा डिपार्टमेंट है, बताना पड़ेगा कि तुमने साल में करा क्या। सब सेटिंग होती रही, कुछ काम करोगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 21,000 करोड़ रुपए की खेप पकड़ी जाती है, 100 करोड़ रुपए की खेप पकड़ी जाती है, और 300 बार इस एनसीबी ने छापेमारी की है। हर बार कुछ ना कुछ मिले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आर्यन खान के मामले में तो पक्का सबूत मिले हैं, और वो सबूत न्यायपालिका के सामने रखे गए हैं। जज साहब ने बाकायदा उन सबूतों को देखा है। एनसीबी की विशेष अदालत से बाकायदा खूब जिरह हुई है। आर्यन खान के वकील ने पूरे तथ्य रखे हैं, और उसने भी यही बोला कि मेरा मुवक्किल आर्यन खान बिल्कुल निर्दोष है। उसके बावजूद अगर जज साहब को लगा कि नहीं, ये जो सबूत मिले हैं, जो ड्रग मिली है और जो गवाह बोल रहे हैं, ये जो चैटिंग मिली है, ये गुनाहगार साबित करने के लिए काफी है, और इतना ही नहीं कि उसने ड्रग ली, ड्रग बेची भी है। इसका मतलब यह है कि ड्रग बेची है तो बड़ा अपराध है, और ये उन ड्रग पैडलरों के साथ शामिल है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब ये रेड चल रही थी एनसीबी की, लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कुछ बॉलीवुड के कलाकार जब पकड़े गए, अब उनके पास, किसी के पास 10 टैबलेट, किसी के पास 20 प्रतिबंधित टैबलेट, किसी के पास कंज्यूम करने वाली ड्रग प्रतिबंधित वो मिल रही थी। उस समय आपको बताएं, इसी तरह शिवसेना के और एनसीपी के नेता क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे एनसीबी को कोई काम नहीं है, 2-2 ग्राम 4-4 ग्राम पकड़ रही है, बड़ी खेप क्यों नहीं पकड़ती, उनको क्यों नहीं पकड़ती, वो लाते हैं। लेकिन जब बेचने वालों पर कार्रवाई हो रही है, जैसे कि आर्यन खान, ये कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है, एनसीबी के मुताबिक ये बेचता भी था, ऐसी चैट मिली है। तो बेचने वाला अगर किसी बड़े स्टार का बेटा है, बस इसलिए छोड़ दिया जाए, इसलिए उस पर कार्रवाई ना की जाए, इसलिए उस पर नम्रता बरती जाए। 25 साल वाले को बच्चा बता रहे हैं। बच्चा कितना होता है? बच्चा 15 साल से छोटा माना जाता है। पैदा होने से लेकर 15 साल तक यह माना जाता है कि वो बच्चा है, और देश का कानून कहता है कि 18 साल में बालिग हो जाता है। चलो 18 लगा लो, लेकिन एक 25 साल के ऐसे युवक को जो ड्रग पिछले 4 साल से ले रहा हो, जिसके पिता को इस बारे में पता हो, जिसके मोबाइल से बाकी आपत्तिजनक फोटो वीडियो मिली हैं, वो एनसीबी का हिस्सा नहीं है, इसलिए आउट नहीं हो रही है। लेकिन अगर ज्यादा ये बकबक करेंगे तो वो चीजें भी खुलासा हो गया, तो ये पता लगेगा कि वो बच्चा कितना बड़ा था। और पीछे हमने देखा था कि अमिताभ बच्चन की नातिन के साथ किस तरह की वीडियो आई, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर वो वीडियो सही थी तो वो बच्चे की हरकत नहीं थी जो गाड़ी के अंदर चल रही थी। तो ये उसको बचाने के लिए बॉलीवुड के लोग निकलकर सामने आए हैं। तो समझ में आता है कि बॉलीवुड वाले, हो सकता है शाहरुख खान के दबाव में हो, या हो सकता है वो भी इसी तरह के हैं, जैसे कुछ एक्ट्रेस ने कहा हम भी ड्रग लेते हैं, ये तो सभी लेते हैं, उनको लगता है सब लेते हैं, अगर तुम लेते हो तो सब लेते हैं, पक्ष में आए हैं। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी का नेता, और वो भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, अगर वो ड्रग माफियाओं के, ड्रग लेने वालों के, ड्रग बेचने वालों के पक्ष में बयान देगा, ये तो बहुत भयंकर है। इसका मतलब तो उद्धव ठाकरे सरकार ये ड्रग बेचने वालों के और ड्रग पीने वालों के साथ खड़ी है। कोई एनसीबी कार्रवाई करेगी तो ये उसको फर्जी बताएंगे, उसको बदनाम करेंगे, तो कल को कौन कार्रवाई करेगा? और पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं है। अब पता लग रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस ये ड्रग माफियाओं को पकड़ क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर वो पकड़ेगी तो एनसीबी के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। नवाब मलिक हालांकि कह रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारियों के हम फोन चेक कराएंगे, उनका जो फोन कॉल की डिटेल निकलवाएंगे, किस किस से बात की, यानी वो कह रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र की पुलिस अच्छी तरह जानती है कि अगर उन्होंने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की और गिरफ्तार किया तो नवाब मलिक जैसे मंत्री तो उनकी वाट लगा देंगे, उनको तो सस्पेंड कर देंगे, या तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। और इसलिए शायद मुझे लगता है यही कारण है कि स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना करने वाली पुलिस, मुंबई की पुलिस आज मौन है। वो एक तरह से बदनाम हो रही है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई की पुलिस ने क्या किया।
ये बदनामी का कारण पुलिस के अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी नहीं है। अब लग रहा है कि उनके पीछे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वहां ड्रग का कारोबार खत्म हो। क्यों नहीं है यह इच्छा शक्ति? क्यों वहां की सरकार या नवाब मलिक इन ड्रग पैडलरों के खिलाफ, ड्रग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देना चाहते? क्यों वो एनसीबी की सही जो रेड है उसको फर्जी बता रहे हैं? क्यों वो ड्रग माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं? क्यों वो शाहरुख खान के उस बेटे के पक्ष में खड़े हैं जिसके ड्रग बेचने तक के सबूत मिले हैं और उससे एनसीबी नहीं बोल रही है? न्यायपालिका भी इससे संतुष्ट है, तभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तभी उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। नवाब मलिक जी, आप समझिए कि आप खाली एक देश की संवैधानिक संस्था, देश के ईमानदार अफसर और जाबाज अफसर समीर वानखेड़े पे सवाल नहीं उठा रहे, आप इनडायरेक्टली न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हो, जो कि एक जुर्म है। वहीं आपको बताएं, नवाब मलिक को करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कोम्बोज ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से नवाब मलिक मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कुछ दिन से कर रहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। अब कचरा सेठ 100 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर रहा हूं। इसके बाद निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ये जो नवाब मलिक आए दिन प्रवक्ता बनकर शाहरुख खान के बेटे का उल्टी सीधी बातें और एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे, निश्चित रूप से अब या तो मानहानि में जेल जाएंगे या 100 करोड़ रुपए अब ये भारतीय जनता पार्टी के मोहित काम्बोज को देंगे। वंदे मातरम।